हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग तो बहुत सी हमने बात कर ली। हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी बेस्ट होती है, किस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर कौन से क्या-क्या फीचर्स हैं। मैंने ये महसूस किया कि एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के बाद में आपको क्लेम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्लेम आपको पता होना चाहिए कि क्लेम किस तरह से लेते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्लेम के टाइप्स क्या होते हैं, क्लेम लेने का तरीका क्या होता है, कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर में क्लेम ना खराब हो। बहुत से क्लेम्स रिजेक्ट भी होते हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से क्या कारण होते हैं, क्यों क्या अपना क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं, वो हम फ्यूचर में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करेंगे क्लेम्स के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए और कैसे हम क्लेम को फाइल करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है प्रिंस कुमार जायसवाल, लुधियाना भारत से बिलोंग करता हूँ। पिछले 8 सालों से हेल्थ केयर सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस में लोगों को सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करने में उनकी मदद कर रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर बात करें हम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम की, तो क्लेम 2 तरह के क्लेम होते हैं। जी हाँ, 2 तरह के क्लेम होते हैं। पहला क्लेम होता है कैशलेस, दूसरा क्लेम होता है रीइंबर्समेंट। कैशलेस क्लेम के अंदर क्या होता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, अपना हेल्थ कार्ड है या अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ पर आप शो करते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, घर वापस आ जाते हैं, वहाँ पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, उसे हम कैशलेस बोलते हैं। सेकंड आता है कि अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आप एडमिट होकर जो भी खर्चा है वो अपनी जेब से पे करते हैं और जो फाइनल बिल्स है वो कंपनी को सबमिट करके विद इन 15 टू 20 डेज के अंदर रीइंबर्समेंट होकर वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। तो हम आगे फर्दर बात करेंगे दोनों क्लेम प्रोसीजर क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैशलेस क्लेम के चेकलिस्ट के बारे में। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से इजी वे में आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हॉस्पिटल कैशलेस के अंदर आप जब भी जाते हैं तो आपको क्लेम फाइल करने से पहले एटलीस्ट अपनी पॉलिसी की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिसी की वेटिंग पीरियड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपकी पॉलिसी में कब कवर हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है। किसी भी तरह की जो डिसीजेज हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोविड, हार्ट अटैक और कैंसर, वो 30 दिन बाद पॉलिसीज के अंदर कवर हो जाता है। किसी भी तरह की अगर सर्जरी है तो वो 2 साल बाद, 24 मंथ के बाद आपकी पॉलिसी में कवर होती है। और पीईडी किसी भी तरह की है तो वो 36 मंथ के बाद में, और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड क्लेम है वो 9 मंथ बाद उसके अंदर कवर हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको वेटिंग लिस्ट का पता होना चाहिए। सेकंड इज, जिस भी हॉस्पिटल के अंदर आप गए हैं वहां पर आपको ये जरूर पता करना है कि वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर है या नहीं है। अगर तो नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर है और अगर आपको नहीं पता, तो उसको पता करने का तरीका क्या है कि जिस भी कंपनी की आपकी पॉलिसी है उस कंपनी के ऐप के थ्रू भी आपको पता लग सकता है कि वो हॉस्पिटल नेटवर्क में है या नहीं है। सेकंड इज, आप अपने कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, अपने एजेंट से भी बात करके आप पता कर सकते हैं और डायरेक्ट कंपनी में कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वो आपका नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं है। अगर कैशलेस है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर आपको रीइंबर्समेंट की तरफ जाना पड़ेगा। रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया, वहाँ पर जितना भी खर्चा होगा वो आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा और फाइनल बिल अपनी इंश्योरेंस कंपनी में आप सबमिट करते हैं और उसके ऊपर रीइंबर्समेंट होता है, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन रीइंबर्समेंट के केस के अंदर क्या है कि एटलीस्ट आपको जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हैं वहाँ से आपको पता करना है कि यहाँ पर रीइंबर्समेंट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उसके ऊपर रीइंबर्समेंट हो जाएगा। और सेकंड इज, वहाँ पर ये पता करना है कि वो कहीं एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर हॉस्पिटल तो नहीं है, मीन्स वो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल तो नहीं है। अगर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल हुआ तो बहुत पॉसिबिलिटी है आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ, क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। हजारों परिवारों की पॉलिसीज हमारे पास फिलहाल आज के समय में रनिंग में है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं एटलीस्ट उनको भी पता लगे और जो न्यू कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी पता लगे कि पॉलिसी लेना और पॉलिसी को यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपने उस पॉलिसी को यूज़ करना है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस की अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की आपके टर्म एंड कंडीशन का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप कैशलेस के लिए गए हैं तो वहाँ पर टीपे डेस्क आपको पूछता है, या आप रिम्बर्समेंट में गए हैं तब भी टीपे डेस्क आपको पूछता है कि आपकी पॉलिसी के अंदर
कौन सा प्राइवेट रूम कवर है। प्राइवेट रूम की कैटेगरीज सिंगल प्राइवेट रूम, डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम और स्वीट रूम। शेयर्ड रूम भी कुछ पॉलिसीज के अंदर होता है, तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए आपकी पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ कवर है। अदरवाइज अगर आप गलत रूम कैटेगरी अगर चूज करते हैं तो फ्यूचर में जब भी आपका बिल बनेगा तो सिर्फ रूम के ऊपर आपकी डिवाइडेशन नहीं होगी, ओवरऑल पूरे बिल के ऊपर आपको वो अपना पेमेंट पड़ेगी, वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो अपनी जेब से देनी होगी। और नेक्स्ट ये है कि आपको अपनी पॉलिसी के अंदर सब लिमिट्स का पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर किसी तरह के सब लिमिट्स तो नहीं है, या फिर जो भी ट्रीटमेंट आप करवाने जा रहे हो उसके ऊपर कुछ ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है, चाहे वो मॉडर्न ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आइज़ का ऑपरेशन हो, कैटरेक्ट हो, या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट है, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉन कंज्यूमर आइटम्स जितनी भी हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होगा या नहीं होगा। नीवा बुपा के अंदर एक अपना फीचर है सेफ गार्ड प्लस। अगर तो सेफ गार्ड प्लस आपकी पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट है, वो लगा हुआ है साथ में, तो बिल आपका बिल्कुल ज़ीरो आएगा। मीन्स आपका नॉन कंज्यूमर आइटम जितनी भी है वो सारी 100% कवर होंगी। अदरवाइज आपको पहले से ही रेडी रहना है, जब भी बिल आपको फाइनल डिस्चार्ज के टाइम बनेगा, अगर सेफ गार्ड नहीं है तो आपको नॉन कंज्यूमर आइटम की जितने भी खर्चे हैं वो आपको अपनी जेब से पे करना होगा। ठीक है जी, ये सारा कुछ पता होने का मेन कारण यही है, मेन हमारा मोटिव यही है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे आपको अपनी जेब से फ्यूचर में पे करने पड़ सकते हैं, ताकि आपको फाइनल डिसाइड के टाइम सरप्राइज ना मिले और आप सरप्राइज होकर या डिसअपॉइंट ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की। क्लेम के टाइम आपके सपोर्टिंग जितने डॉक्यूमेंट्स हैं नेसेसरी वो आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट कंसल्टेशन स्लिप जो है डॉक्टर की, जब भी आपने फर्स्ट टाइम डॉक्टर को दिखाया था वो वहाँ पर अपना होना चाहिए। सपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स आपके साथ में होनी चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है तो वहाँ पर आपको एफआईआर की भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर कोई प्लान सर्जरी है, कोई आपने प्लान ट्रीटमेंट प्लान किया है, तो एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स पहले आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी में इन्फॉर्म कर देना चाहिए वाया अपना टीपे डेस्क। जो भी हॉस्पिटल के अंदर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वहाँ पे टीपे डेस्क होता है, वो आपके बिहाफ के ऊपर वो पहले से ही अपना प्री ऑथराइज क्लेम अपना लेकर रखेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपने जाना है ट्रीटमेंट करवाना है, आपको वहाँ पर बिल्कुल भी मतलब परेशानी नहीं होगी। अब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो चुके हैं, एडमिट होने के बाद में क्लेम का प्रोसेस क्या होता है, विद एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको रात के 2 बजे कोई इमरजेंसी पड़ी है, आप XYZ किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर जाते हैं, तो जाते ही आपका कैशलेस वहाँ पे नहीं होता है। अगर आपको कोई भी मिसगाइड कर कर ये बताता है कि नहीं जाते हुए आपका वो 100% कैशलेस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको अवेयर रहना है। ड्यू टू इमरजेंसी आप जब भी कोई इमरजेंसी रात को हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको फाइल के चार्जेस वो 5,000 10,000 जो भी आपके सिटीज़ के अंदर है वो आपको पेएबल होगा, वो आपको अपनी जेब से देना होगा। तो और साथ में वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना होगा हमारा इंश्योरेंस भी है। फाइल बनने के बाद में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद में मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग के टाइम वो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पे होता है, और जिसे हम टीपे डेस्क बोलते हैं, टीपे ऑफिस जैसे ही ओपन होता है, टीपे डेस्क आपके बिहाफ के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करता है कि आप इस नाम का पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ है। तो कंपनी डॉक्टर लेटर मांगती है, डॉक्टर लेटर अपना फिल करके कि किस कारण एडमिट हुआ है पेशेंट, वो एडमिट होने की जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में जो हमारी इनिशियल अप्रूवल है वो विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर इनिशियल अप्रूवल हो जाती है। इनिशियल अप्रूवल के बाद में अब फॉर एग्जांपल आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन आप एडमिट रहते हैं, एडमिट होने के बाद में लास्ट डिस्चार्ज के टाइम आपके सारे फाइनल बिल्स टीपी डेस्क दोबारा इंश्योरेंस कंपनी के पास फाइनल बिल के लिए भेजता है। फाइनल बिल्स को अपना इन्वेस्टिगेट करके उसका टैड थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, मीन्स अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स भी लग सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन कितनी लॉन्ग आपकी स्टे रही है वहाँ पर। प्रॉपर बिल्स की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फाइनल डन कर देती है। तो वहाँ पर आपको अपना वो सेटलमेंट जो लेटर है वो आपको प्रॉपर चेक कर लेना है कि उसके अंदर किसी भी तरह की कटौती तो नहीं हुई है, या नॉन पेबल आइटम्स की अगर आपको पेमेंट पड़ी है तो एटलीस्ट आपको पहले पता होगा कि आपने वो सेफ गार्ड आपकी पॉलिसी के अंदर नहीं था। तो आपको इस चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखना है।
आफ्टर डिस्चार्ज अगर बात कर लें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, प्री एंड पोस्ट की बात करें तो एडमिट होने के पहले के खर्चे, जितनी भी बार आप डॉक्टर को मिले थे, जो डायग्नोस हुआ, डायग्नोसिस से पहले आपके टेस्ट हुए होंगे, फार्मेसी मेडिसिन भी आपने खाई होगी, तो उसका, और आप डिस्चार्ज होने के बाद में डॉक्टर को फॉलोअप के लिए जाते हैं, जितनी बार भी डॉक्टर को मिलते हैं, और जो भी आपके कोई टेस्ट होते हैं तो वो सारे प्री एंड पोस्ट के अंदर काउंट होते हैं। ये सारे आपने रीइंबर्समेंट में ये फाइल होता है, तो ये रीइंबर्समेंट करके आप इसकी पेमेंट आप अपने कैंसिल चेक के ऊपर आप इसको रिफंड ले सकते हैं। हमारा एक राइडर है हॉस्पिटल कैश। अगर हॉस्पिटल कैश आपने चूज़ कर रखा है तो उसमें क्या होगा, हॉस्पिटल कैश भी आफ्टर डिस्चार्ज ही आपने रीइंबर्समेंट के लिए कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। वो भी आफ्टर वेरिफिकेशन वो पेमेंट आपको आपके अकाउंट में आ जाती है। रीइंबर्समेंट क्लेम की चेकलिस्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे, रीइंबर्समेंट क्लेम कैसे लिया जाता है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो आइए बात करते हैं रीइंबर्समेंट के बारे में। रीइंबर्समेंट के अंदर जो चेकलिस्ट है उसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रीइंबर्समेंट के लिए जा रहे हैं तो वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होगा। सेकंड इज, आपको मैंने पहले भी बताया, आपको वहाँ पर ये पता कर लेना है अपने एजेंट के थ्रू या अपनी कंपनी के थ्रू कि कहीं वो एक्सक्लूडेड या ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल तो नहीं है। अगर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल होता है तो रीइंबर्समेंट में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्टेड किया गया होता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वो हॉस्पिटल या तो रॉन्ग बिलिंग कर रहा है या तो वो रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको प्लीज़ ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी किसी भी हॉस्पिटल को डी लिस्टेड करती है या ब्लैक लिस्टेड करती है तो उस हॉस्पिटल के प्रति आपको बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। वहाँ पर आपको अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर वहाँ पर अपना इलाज नहीं करवाना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब भी रीइंबर्समेंट के लिए या आप किसी भी तरह की अगर हॉस्पिटलाइजेशन नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अगर आप एडमिट होते हैं तो एटलीस्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर कंपनी को, अपने इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। वो कंपनी का पार्ट है वेरिफिकेशन करना या ना करना, लेकिन आपका इन्फॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें हम कैशलेस की, तो कैशलेस में क्या होता है कि डिस्चार्ज के बाद में आपका रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म होती है। और रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि डिस्चार्ज के बाद में आपका रोल स्टार्ट होता है। डिस्चार्ज के बाद में आपको क्या है कि प्रॉपर सारे बिल्स आपको वहाँ से हॉस्पिटल से कलेक्ट करने होते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज समरी आपके पास होनी चाहिए। जितनी भी आपने रिसिप्ट, जितनी भी पेमेंट आपने कैश या ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट डिपॉजिट करवाई है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रॉपर रिसिप्ट होने चाहिए। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, या कह लो कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर है जो आपके क्लेम को सपोर्ट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मैं आपको राय दूं तो आपको एक प्रॉपर फाइल बना लेनी चाहिए। उस फाइल के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर संभाल के रखने चाहिए। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो कंपनी का टैट होता है। मोस्टली कंपनीज 21 डेज से विद इन 30 डेज के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट रीइंबर्समेंट हो जाती है, पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। अब अकाउंट में पेमेंट लेने का प्रोसेस क्या होता है मैं वो आपको गाइड करूंगा। प्रॉपर रीइंबर्समेंट करने का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको एक नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। और जब भी आप अपना क्लेम सबमिट कर देते हैं तो आपको एक क्लेम आईडी मिलती है जिसके थ्रू आप अपने क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं। कुछ रीइंबर्समेंट केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी रेज होती है, वेरिफिकेशन होती है। उसमें क्या होता है कि वेरिफिकेशन का वो पार्ट होता है, कंपनी का कोई भी नुमाइंदा आपके घर आकर वेरिफिकेशन कर सकता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है। अगर उनको कुछ भी शक होता है तो पॉसिबल है कि आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप हमेशा सही और अच्छे क्लेम को ही सबमिट करें। रॉन्गफुल कोई भी प्रैक्टिस करने की प्लीज़ प्रैक्टिस ना करिए। समटाइम देखा गया है कि आपको किसी हॉस्पिटल ने या किसी ने आपको कुछ मिसगाइड कर दिया और आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी बहुत पुरानी पॉलिसी वो ख़राब हो सकती है, कंपनी उसको टर्मिनेट कर सकती है। तो प्लीज़ जेन्युइन क्लेम के लिए ही फाइल किया जाए। इस चैनल पर हम आपकी हेल्प करते हैं सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनने में, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को यूज़ करने में, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी।
अगर आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं क्लेम को लेकर तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें प्रॉपर तौर पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपका कुछ है माइंड में तो आप हमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्लेम के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको प्रॉपर हम सपोर्ट करेंगे। क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। आपके सब्सक्राइब से, कमेंट से, लाइक से हमें अच्छा बूस्ट मिलता है आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आने में। और उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।